हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न उत्तर है जो एनसीईआरटी के बुक से आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहला प्रश्न है हमारे पास, कुछ ऐसे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं, यानी कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी आदमी द्वारा बनाया गया रेशे को हम संश्लेषित रेशे कह सकते हैं। आदमी मीन्स जो हम खुद बनाते हैं, जैसे जैसे पॉलिएस्टर, जिसे एक्रिलिक, दूसरा रेयॉन, तीसरा नायलॉन। ये सभी संश्लेषित रेशे में आते हैं। अब आ जाओ प्रश्न उत्तर 2 में। कह रहे हैं सही उत्तर के सामने करेक्ट चिन्ह लगाएं। तो कह रहे रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर है, इसका इस, इसका रूप रेशम समान होता है, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, या इसके रेशे को प्राकृतिक रेशे के समान बुना जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ख, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तीसरे नंबर प्रश्न है उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहे हैं संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। इसका आंसर मानव निर्मित पहले वाले में होगा, दूसरे में कृत्रिम होगा। तीसरा ख नंबर क्वेश्चन है संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं, नहीं सॉरी, संश्लेषण कहलाते हैं। यानी संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, उसे संश्लेषण कहलाते हैं। ग नंबर है संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है, तो बहुलक है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। अब आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे हैं नायलॉन रेशे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताएं जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। तो नायलॉन रेशे से पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो आंसर है खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित है। पहला, यह हल्का होता है। दूसरा, यह चिरस्थायी होता है। तीसरा, यह मजबूत होता है। छठा नंबर प्रश्न है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करें। यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर करना है। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। यह ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका प्रयोग कंघियां, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलों आदि बनाने में किया जाता है। समझाइए कि थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। तो इससे क्या क्या बनाए जाते हैं? डेकची, डेकची के हत्थे, यानी वो जो भी बर्तन के हाथ में पकड़ने वाले होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, लेकिन वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। ख नंबर विद्युत प्लग, स्विच प्लग बोर्ड इत्यादि। उत्तर है क, डेकची के हत्थे। तो डेकची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक भी होता है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता रहती है। खान नंबर में है विद्युत प्लग या स्विच प्लग या बोर्ड। विद्युत प्लग, स्विच प्लग, बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है,
क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचा सकता है। 8 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच इत्यादि। तो कह रहा है का नंबर पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां। पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। 9 नंबर, राना गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदना चाहिए या संश्लेषी? कारण सहित राना को सलाह दीजिए। तो कह रहे हैं राना को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने वालों को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होता है। तो उत्तर है, प्लास्टिक एक अनविक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। प्लास्टिक अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, इससे उसका आसानी से संरक्षण नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। 11 नंबर, अच्छा उसी का और कुछ पॉइंट है। प्लास्टिक का संक्षारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य पदार्थ सामग्री को असंचित कर सकते हैं। 11 नंबर, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। यानी क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए अथवा हाँ, तो उत्तर को स्पष्ट करें। कह रहे नहीं, दांत का साफ करने वाले ब्रश का हैंडल और सूक एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसानी हो। इसके विपरीत ब्रश के सूक मजबूत और लचीले रेशे के बने होने चाहिए। यदि सूक भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थों के बने होंगे तो यह हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक होगा। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशे से बनाए जाते हैं और हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपकरण के बारे में से बचिए, इस कथन को सलाह दीजिए। तो प्लास्टिक अभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी अथवा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनवीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। पहला, उपयोग कम कीजिए, रिड्यूस करना है। दूसरा, पुनः उपयोग करना है, रीयूज करना है। पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकल करना है। पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर करना है। कॉलम ए के साथ कॉलम बी में वाक्य खंडों से सही मिलान करना है। पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर कपड़ों में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। टेफ्लॉन, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नायलॉन, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है? टिप्पणी कीजिए। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधे को काटने एवं वन्य जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। 15 नंबर है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो हाँ, ऐसे प्लास्टिक जो कम करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं
और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे पीवीसी और पॉलीथीन। एक सील के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता, परंतु इस क्रियाकलाप में थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है और अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता है। इसी के साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी को यह वीडियो अच्छा अच्छा लगा या नहीं लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सभी लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को अच्छा, इस चैप्टर के मुख्य पॉइंट तो आप सभी को बताए नहीं, तो मुख्य पॉइंट था संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक प्राकृतिक रेशे की तरह बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे और पौधे पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों का भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में भी बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशे का प्रयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों और अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। संश्लेषित रेशे के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। कई प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण अवचूषण क्षमता, धन, प्रकृति, मूल्य, विचार, स्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आजकल प्लास्टिक के बने जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी जगह पाया जाता है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं होता है। जलाने पर यह विषैले गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव और नवीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें ज़रूरत है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें, साथ ही सजीव समुदाय को पर्यावरणीय संकटों को न्यूनतम कर सकें। इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो रहा है। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? आप सभी को अच्छा लगा तो आप सभी जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।